आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने स्रोत हैं अल बरूनी का भारत, ज्ञान, समाज और संस्कृति के कुछ अंश। हाँ, और ये अंश हमें 11वीं सदी के भारत में झांकने का एक आप कह सकते हैं असाधारण मौका देते हैं। बिल्कुल, वो भी एक ऐसे व्यक्ति की नजरों से जिसे शायद हम आधुनिक भारत का पहला विदेशी इतिहासकार या समाजशास्त्री भी कह सकते हैं। निश्चित रूप से अल बरूनी सिर्फ एक यात्री नहीं थे। वो महमूद गजनी के साथ आए जरूर, लेकिन यहाँ कई साल रहे। संस्कृत सीखी उन्होंने बाकायदा और भारतीय ज्ञान परंपराओं का गहरा अध्ययन किया। अच्छा। हाँ, उनकी किताब किताबुल हिंद जो है वो महज एक यात्रा वृतांत नहीं है। नहीं, वो उस समय के भारत का एक बहुत ही व्यवस्थित विश्लेषण है। सही कहा। तो हमारा मकसद आज यही है कि अल बरूनी के उस विश्लेषण को समझें। उन्होंने क्या सराहा, किन चीजों पर सवाल उठाए और क्यों उनकी बातें आज भी शायद सोचने लायक हैं। जी, तो हम भारत की बौद्धिक ऊंचाइयों से लेकर सामाजिक जटिलताओं तक उनके नजरिए से एक सफर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। तो सबसे पहले ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं। ऐसा लगता है अल बरूनी भारतीय ज्ञान परंपरा से बहुत प्रभावित थे। प्रभावित कहना शायद कम होगा। मुझे लगता है वो विस्मित थे, हैरान थे। उन्होंने साफ लिखा कि भारतीयों ने विज्ञान और गणित में जो हासिल किया है वो अद्भुत है। अच्छा। हाँ, उन्होंने वेद, पुराण और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया और पाया कि सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इनमें ज्ञान विज्ञान की आप कहें तो गहरी समझ छुपी है, खासकर गणित और खगोल शास्त्र में। और क्या कोई खास क्षेत्र था जिसने उन्हें विशेष रूप से चौंकाया, या जहां उन्हें लगा कि ये तो कमाल है? हाँ, कई थे। जैसे समय को मापने की उनकी सूक्ष्म प्रणालियां थीं, ग्रहों और नक्षत्रों की गति की सटीक गणना करने की उनकी क्षमता, लेकिन सबसे बढ़कर वो चीज जिसे दुनिया आज भी भारतीय गणित की सबसे बड़ी देन मानती है, शून्य, जीरो की अवधारणा और उसका प्रयोग। हाँ, शून्य। अल बरूनी खुद एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, तो वो इसकी अहमियत समझ सकते थे। वो समझ गए थे कि शून्य कितना क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने ये भी माना कि इस क्षेत्र में भारतीय ज्ञान उस समय के ग्रीस और अरब जगत से कई ज्यादा आगे था। वाकई उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वैश्विक स्तर पर भारत की बौद्धिक श्रेष्ठता को स्वीकार करना था उस वक्त। ये तो वाकई दिलचस्प है। शून्य के बिना तो आज का विज्ञान, तकनीक कुछ भी संभव नहीं होता। और ये सोचना कि 11वीं सदी में एक बाहरी विद्वान इसकी इतनी गहराई से अहमियत समझ रहा था, कमाल है। बिल्कुल। लेकिन क्या अल बरूनी की नजर में सब कुछ इतना ही सुनहरा था, या ज्ञान के इस शिखर के साथ कुछ और पहलू भी थे? जैसे सामाजिक संरचना को लेकर उनके क्या विचार थे? हाँ, और यहीं पर अल बरूनी का विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है। वो सिर्फ तारीफ नहीं करते, उन्होंने समाज को भी बहुत करीब से देखा और पाया कि ये मुख्य रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी, ये तो जानी हुई बात है। हाँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये विभाजन नोट नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ काम का विभाजन नहीं था, जैसा शायद उन्हें अपने समाज में देखने को मिलता हो। नहीं, इन वर्णों के बीच बहुत सख्त, आप कह सकते हैं लगभग अलंघनीय दीवारें थीं। बहुत कठोर विभाजन था। अच्छा, और इन दीवारों का, इस कठोर विभाजन का समाज पर क्या असर पड़ रहा था उनके हिसाब से? क्या इससे ज्ञान का प्रवाह भी प्रभावित होता था? बिल्कुल, यही उनका मुख्य बिंदु था। अल बरूनी ने साफ तौर पर लिखा कि ये कठोर वर्ण व्यवस्था सामाजिक एकता के लिए ठीक नहीं थी। ये लोगों को एक दूसरे से अलग करती थी, और इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट कह लीजिए ज्ञान के क्षेत्र में भी था। वो कैसे? उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान अक्सर उच्च वर्णों तक, खासकर ब्राह्मणों तक ही सिमट कर रह जाता था। जब ज्ञान का प्रवाह समाज के सभी वर्गों तक आसानी से नहीं होता, तो ये पूरी सभ्यता की प्रगति में एक तरह की बाधा डालता है। ये वही विरोधाभास है जिसकी शायद आप बात कर रहे थे। एक तरफ ज्ञान का अथाह सागर और दूसरी तरफ उसके वितरण में सामाजिक रुकावटें। ये समझना जरूरी है कि वो एक बाहरी व्यक्ति की नजर से इन चीजों को देख रहे थे, शायद अपने समाज की संरचनाओं से तुलना करते हुए। अच्छा, अब जरा धार्मिक जीवन और परंपराओं पर आते हैं। क्या उन्होंने भारतीय आध्यात्मिकता और धार्मिक रीति रिवाजों को भी समझा? हाँ, और उन्होंने इस पक्ष का काफी सम्मान भी किया है। ये बात साफ दिखती है। उन्होंने देखा कि लोगों में अपने धर्म, अपने देवी देवताओं, त्योहारों और रीति रिवाजों के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। जी। उनके लिए धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं था,
वो जीवन का एक अभिन्न अंग था जो रोजमर्रा के जीवन में झलकता था। उन्होंने यहाँ की जो आध्यात्मिक गहराई है उसको महसूस किया। लेकिन क्या इस गहरी आस्था के साथ कोई और पहलू भी उन्हें नजर आया, कोई जटिलता? हाँ, और ये उनके विश्लेषण का एक और दिलचस्प बिंदु है। उन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय अपनी परंपराओं और अपने ज्ञान को लेकर इतने आश्वस्त थे, या शायद कहें कि इतने रूढ़िबद्ध थे कि वे बाहरी लोगों या बाहरी विचारों से आसानी से घुलते मिलते नहीं थे। अच्छा, मतलब एक तरह का अलगाव। हाँ, उनमें एक तरह की अन्य या म्लेच्छ की भावना थी विदेशियों के प्रति। अलबरूनी को लगा कि ये रवैया जो है ये ज्ञान और संस्कृति के स्वस्थ आदान प्रदान में बाधा डालता है। फिर वही बात आ गई, एक तरफ गहरी आंतरिक आस्था और दूसरी तरफ बाहरी दुनिया के प्रति एक तरह का संकोच या कह सकते हैं अलगाव। ये वाकई एक जटिल तस्वीर पेश करता है। एक ही समाज में इतनी गहराई भी और एक तरह की बंदिश भी। अब शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं। 11वीं सदी में भारत में शिक्षा कैसे दी जाती थी, इस पर अलबरूनी ने क्या देखा? उनके विवरण के अनुसार शिक्षा का मुख्य केंद्र उस वक्त मंदिर और गुरुकुल हुआ करते थे। अच्छा। ये पारंपरिक भारतीय व्यवस्था थी जहाँ छात्र गुरु के पास रहकर ही विद्या ग्रहण करते थे। लेकिन जो बात ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है पाठ्यक्रम की व्यापकता, उसका विस्तार। क्या मतलब, क्या पढ़ाया जाता था इन गुरुकुलों में? क्या ये सिर्फ धार्मिक शिक्षा थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है। अलबरूनी बताते हैं कि पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत था। इसमें वेद और दर्शन तो थे ही, जाहिर है, लेकिन साथ ही गणित, ज्योतिष यानी खगोल शास्त्र, आयुर्वेद यानी चिकित्सा विज्ञान, व्याकरण, तर्कशास्त्र, ऐसे कई विषय शामिल थे। ओ, तो काफी व्यापक था। हाँ, ये दिखाता है कि उस समय शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक परंपराओं को बनाए रखना नहीं था, बल्कि छात्रों को ज्ञान के अलग-अलग क्षेत्रों में पारंगत करना था। ये उस दौर की बौद्धिक समृद्धि का एक बड़ा सूचक है। यानी एक समग्र शिक्षा प्रणाली थी जो धर्म, विज्ञान और कलाओं को सबको साथ लेके चलती थी। अब जरा भूगोल और भाषा पर भी आते हैं। क्या भारत की भौगोलिक स्थिति या यहाँ की भाषाओं पर भी उन्होंने कुछ टिप्पणी की? हाँ, की है। उन्होंने भारत के भूगोल, खासकर यहाँ की नदियों जैसे गंगा और सिंधु, इनके महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने समझा कि ये नदियाँ सिर्फ पानी का स्रोत या यातायात का मार्ग नहीं है, बल्कि इनका गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है ना? लोग इन्हें पवित्र मानते हैं, इनके किनारे तीर्थ स्थल हैं, ये जीवन रेखाएं भी हैं और आस्था का केंद्र भी। एकदम सही, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। उन्होंने इस दोहरे महत्व को बखूबी समझा था, और भाषा के बारे में उनकी टिप्पणी तो बहुत ही सटीक और दिलचस्प है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और उसे दुनिया की सबसे परिष्कृत लेकिन साथ ही सबसे कठिन भाषाओं में से एक माना। हाँ, कठिन तो है, हाँ, लेकिन कठिनाई के बावजूद उन्होंने इसके वैज्ञानिकता और इसकी सटीकता की बहुत प्रशंसा की। उनका मानना था कि संस्कृत में दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारों को जिस बारीकी से, जिस स्पष्टता से व्यक्त किया जा सकता है, वो अद्भुत है। किसी विदेशी विद्वान द्वारा संस्कृत की इस संरचनात्मक क्षमता की ऐसी तारीफ ये बहुत मायने रखती है। संस्कृत की जटिलता और सटीकता का ये अवलोकन दिखाता है कि वो भाषा की गहराई को समझ पा रहे थे, सिर्फ सतह पर नहीं थे। अच्छा, एक और दिलचस्प पहलू है इतिहास लेखन का। क्या भारतीय इतिहास लेखन शैली पर भी उनकी कोई टिप्पणी थी? हाँ, थी, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है उनका। उन्होंने माना कि भारत में अपनी घटनाओं और परंपराओं को याद रखने की एक समृद्ध मौखिक और लिखित दोनों तरह की परंपरा है। लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि यहाँ इतिहास लिखने का तरीका वैसा नहीं था जैसा वो शायद अरब या ग्रीक परंपराओं में देखते आए थे। उसमें एक फर्क था। किस तरह का फर्क उन्होंने महसूस किया? क्या अलग था? मुख्य फर्क ये था कि भारत में घटनाओं को तिथियों और तथ्यों के एक सीधे क्रम में, मतलब लीनियर क्रोनोलॉजी में दर्ज करने पर उतना जोर नहीं था जितना उनके धार्मिक, नैतिक या पौराणिक महत्व को बताने पर था। अच्छा, मतलब कहानी या संदेश ज्यादा जरूरी था? हाँ, कह सकते हैं। इतिहास को अक्सर कहानियों, दृष्टांतों और महाकाव्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें संदेश या सीख ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी, न कि घटना का एकदम सटीक समय या सिर्फ तथ्यात्मक विवरण। ये इतिहास को देखने और सहेजने का एक अलग नजरिया था, जो शायद पश्चिमी या इस्लामिक इतिहास लेखन परंपरा से काफी अलग था। तो ये सारे बिंदु, ज्ञान विज्ञान की ऊंचाई, जाति व्यवस्था की कठोरता,
गहरी धार्मिकता पर बाहरी दुनिया से कुछ अलगाव, विस्तृत शिक्षा प्रणाली, सटीक भाषा और इतिहास लिखने का एक अनूठा तरीका, इन सब को मिलाकर अल-बरूनी भारत को कैसे देखते हैं? क्या वो किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? हाँ, वो इन सभी अवलोकनों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, उन्हें संश्लेषित करते हैं। जैसा कि स्रोत में भी इशारा है, आप कह सकते हैं कि उनकी नजर में भारत एक दो चेहरों वाला देश था। दो चेहरे? हाँ, एक चेहरा वो था जो ज्ञान, विज्ञान, गणित, दर्शन और आध्यात्मिकता में चमक रहा था जी, जिसकी उन्होंने खुलकर प्रशंसा की। और दूसरा चेहरा वो था जहाँ सामाजिक विभाजन था, जातिगत भेदभाव था और अपनी परंपराओं को लेकर एक तरह की अनम्यता या रूढ़िवादिता थी, जो उन्हें बाहरी संपर्क और नए विचारों के प्रवाह में कहीं न कहीं बाधक लगे। और शायद ये चीज़ किताबुल हिंद को इतना खास बनाती है ना, कि वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं लिख रहे हैं, बल्कि एक संतुलित, थोड़ी आलोचनात्मक दृष्टि भी दे रहे हैं। बिल्कुल सही। ये किताब इसीलिए इतनी अनमोल है क्योंकि ये किसी राजा का गुणगान नहीं है या किसी युद्ध का वर्णन मात्र नहीं है। नहीं, ये 11वीं सदी के भारतीय समाज और संस्कृति का एक जीता जागता बहुआयामी चित्र है। हाँ, लोगों की सोच, उनके विश्वास, उनके रीति रिवाज, उनकी ताकतें और उनकी कमजोरियां, सब कुछ एक बाहरी लेकिन बेहद सूक्ष्म दृष्टि वाले विद्वान की नजरों से। ये किसी विजेता का इतिहास नहीं है, न ही किसी हारे हुए का। ये एक तटस्थ विश्लेषणात्मक अवलोकन का प्रयास है जो उस दौर को समझने के लिए हमें वाकई एक अद्वितीय खिड़की देता है। इतनी आलोचनात्मक दृष्टि रखने के बावजूद क्या अल-बरूनी ने भारत की किसी स्थायी शक्ति या विशेषता को भी पहचाना? कुछ ऐसा जो उन्हें लगा कि ये भारत की असली ताकत है जो हमेशा रहेगी? हाँ, और ये उनके विश्लेषण का शायद सबसे गहरा निष्कर्ष है। ये बड़ी बात है। तमाम सामाजिक जटिलताओं और बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क की आलोचना करने के बाद भी अल-बरूनी इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत की असली और स्थायी शक्ति उसका ज्ञान और उसकी आध्यात्मिकता है। ज्ञान और आध्यात्मिकता। हाँ, उनका मानना था कि ये ही वो गहरी जड़ें हैं जिन्होंने सभ्यता को सदियों के उतार चढ़ाव, बाहरी आक्रमणों और आंतरिक कठिनाइयों के बावजूद जीवित और निरंतर बनाए रखा है। ज्ञान की परंपरा और आध्यात्मिकता की गहराई ने इसे एक लचीलापन दिया, एक आंतरिक शक्ति दी जो भौतिक या राजनीतिक उथल-पुथल से आसानी से नष्ट नहीं हुई। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिला के अल-बरूनी के नजरिए से हमें 11वीं सदी के भारत की एक जटिल लेकिन बेहद आकर्षक तस्वीर मिलती है। एक ऐसी भूमि जो ज्ञान विज्ञान में दुनिया का नेतृत्व कर रही थी, जिसकी आध्यात्मिक परंपराएं बहुत गहरी थी, लेकिन साथ ही जो सामाजिक संरचनाओं और बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को लेकर कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना भी कर रही थी। हाँ, किताबुल हिंद हमें यही सिखाती है। किसी भी समाज या सभ्यता को सिर्फ काले या सफेद में नहीं देखा जा सकता। उसमें कई परतें होती हैं, कई विरोधाभास होते हैं। अल-बरूनी का काम हमें एक बाहरी पर्यवेक्षक का तटस्थ, विस्तृत और आलोचनात्मक विवरण देता है। वो प्रशंसा भी करता है और सवाल भी उठाता है। हाँ, और इसी संतुलन की वजह से ये आज भी इतना प्रासंगिक और मूल्यवान है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का भी एक बेहतरीन अध्ययन है उस समय का। और जाते जाते ये हमें सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ जाता है कि अल-बरूनी ने लगभग 1000 साल पहले भारतीय समाज में ज्ञान की अद्भुत ऊंचाइयों और सामाजिक संरचना की बाधाओं के बीच जो तनाव देखा था, जो विरोधाभास देखा था, ज्ञान का भंडार बनाम उसके प्रवाह में रुकावट, गहरी आध्यात्मिकता बनाम बाहरी विचारों से संकोच, क्या उस तनाव की कुछ गूंज, कुछ एकोज आज भी हमारे समाज में, हमारी सोच में या हमारी संस्थाओं में किसी न किसी रूप में